नमस्कार, मैं हूं राजेश श्रीवास्तव और मैं स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल जन्म कुंडली रहस्य पर। आप जानते ही हैं कि हम लोग आजकल चर्चा कर रहे हैं इस वर्ष के राशिफल पर। आज बारी है तुला राशि की। इस साल 3 बड़े ग्रह अपने राशि परिवर्तन कर रहे हैं गोचर में। पहले हैं बृहस्पति, दूसरे हैं शनि और तीसरे हैं राहु। केतु को भी जोड़ लें तो 4 हो जाएंगे। हालांकि राहु केतु एक साथ आगे बढ़ते हैं, तो कुल मिलाकर ये 3 ग्रह हैं जो राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं और उनके राशि परिवर्तन से काफी बड़ा फर्क पड़ने जा रहा है बहुत सारी राशियों में। अभी तो सूर्य भी हर महीने राशि बदल लेता है, चंद्रमा तो 2.25 दिन 2.5 दिन में राशि बदल लेता है, मंगल भी कुछ महीने में राशि बदल लेते हैं, शुक्र भी बदल लेते हैं। लेकिन चूंकि उनका किसी भी राशि में या किसी भी घर में रुकना बहुत लंबा नहीं होता, इसलिए जो मूल प्रभाव पड़ता है वो उन ग्रहों का ज्यादा पड़ता है जो लंबे समय तक आपकी राशि में टिकते हैं। अब शनि चूंकि 2.5 वर्ष आपकी राशि में रहते हैं, तो निश्चित रूप से वो जहां रहते हैं, जहां उनकी दृष्टि रहती है, उन सारे घरों को बड़ी प्रभावित करते हैं। चतुर्धैया, अष्टम ढैया, ये जो ढैया हैं ये सब आपको बड़े प्रभावित करती हैं। बृहस्पति कम से कम 1 वर्ष रहते हैं आपकी राशि में, तो आपकी राशि से मतलब किसी एक राशि में, तो उस राशि में रहने पर पूरे 1 वर्ष तक वहां से बैठकर अपनी तीनों दृष्टियों से देखते हैं। इसी प्रकार से राहु केतु है। राहु केतु का जो एक राशि में रुकना है वो लगभग 1.5 वर्ष का होता है और राहु केतु आपके जीवन को अत्यधिक प्रभावित करते हैं। तो जब ये 3 ग्रह, बड़े ग्रह बदलते हैं तो बहुत सारे चेंजेस आपके जीवन में आते हैं। और ये बड़ा कमाल का वर्ष है जब ये तीनों ही ग्रह गोचर में इस वर्ष अपनी अपनी राशि का परिवर्तन कर रहे हैं। अमूमन ऐसा नहीं होता है कि ये सारे ग्रह एक साथ अपनी राशि परिवर्तन कर लें, लेकिन इस बार कुछ ऐसा संयोग बना है कि ये तीनों बड़े ग्रह इस साल अपनी राशि बदल रहे हैं। मैं गुरु की बात करूं, यानी बृहस्पति की बात करूं, तो बृहस्पति 14 मई से अपनी राशि बदलेंगे। इस वक्त वो वृष में चल रहे हैं, तो मिथुन में चले जाएंगे। इसी तरह अगर मैं राहु की बात करूं, जो 1.5 वर्ष का मामला है, वो अभी मीन में चल रहे हैं, केतु कन्या में है और ये चले जाएंगे 18 मई से कुंभ में। अब आप कहेंगे कि मीन से कुंभ में क्यों आए, मेष में क्यों नहीं गए? अगर आपको जानकारी नहीं है तो मैं बता दूं कि सभी ग्रह अपने आगे की ओर बढ़ते हैं। केवल वक्री होने की स्थिति में कभी कभी थोड़ा सा पीछे हो जाते हैं, लेकिन हमेशा अपने आगे वाली राशि में जाते हैं राशि परिवर्तन करके। लेकिन राहु और केतु हमेशा पिछली वाली राशि में जाते हैं। तो इस वक्त चूंकि वो मीन और कन्या में है दोनों, तो राहु इस बार 18 मई को कुंभ राशि में चले जाएंगे और सिंह में पहुंच जाएंगे केतु। शनि इस वक्त बैठे हैं कुंभ राशि में, लेकिन बहुत जल्दी शनि भी अपनी राशि परिवर्तित कर रहे हैं। 28 मार्च के बाद वो पहुंच जाएंगे मीन राशि में और मीन राशि में पहुंचते ही मकर राशि जो है वो शनि की 7.5 से मुक्त हो जाएगी और मेष राशि उसके प्रभाव में आ जाएगी। इसी प्रकार से उसके इस गोचर से जहां कर्क के अष्टम ढैया चल रही है, वो कर्क राशि वाले लोग अष्टम ढैया से मुक्त हो जाएंगे, वृश्चिक राशि वाले लोग चतुर्थ ढैया से मुक्त हो जाएंगे। लेकिन 2 नई राशियां जिसमें सिंह और धनु हैं, ये दोनों चतुर्थ और अष्टम ढैया के शिकार हो जाएंगी और उसके जो दुष्प्रभाव हैं उनको भोगने पड़ सकते हैं। तो ये जो 3 बड़े ग्रह हैं इस तरह राशि परिवर्तन। इसके अलावा हालांकि जो मंगल है वो बहुत लंबे समय तक किसी राशि में टिकते नहीं है, 1, 1.5, 2 महीना रहते हैं। लेकिन इस बार कुछ स्थितियां ऐसी बनी कि काफी लंबे समय तक मंगल कर्क में रहे। अभी वक्री होकर पीछे आए हैं, लेकिन फिर कर्क में रहेंगे और उसके बाद जून में 7 जून से मंगल कर्क में जाएंगे, वहां से भी वो कुछ हद तक प्रभावित करेंगे। और एक और ग्रह 5वां शुक्र, ये भी राशि परिवर्तन अभी भी करके चुके हैं और ये इस वक्त अपनी उच्च की राशि मीन में पहुंच गए हैं। अब आप देखिए, इतने सारे जब ग्रहों का परिवर्तन होता है तो सभी राशियों पे बड़ा जबरदस्त प्रभाव पड़ता है। मैं आपकी राशि की बात करूं, तुला राशि की बात, तो तुला के राशि के स्वामी है शुक्र, जो इस वक्त मीन राशि में है। मतलब स्वामी होकर मीन राशि में है, उच्च के भाव में आ गए हैं। तो उच्च का ग्रह बहुत अच्छा सर्वोत्तम कहलाता है और सर्वोत्तम ग्रह सर्वोत्तम लाभ देता है आपको। लेकिन दुखद स्थिति आपकी कुंडली में यह है इस बार के गोचर में कि अगर मैं तुला राशि के हिसाब से देखूं तो शुक्र 6ठे भाव में चले गए हैं। अब 6ठा भाव जो थोड़ा सा रोग, दोष, कष्ट, बाधाओं इत्यादि का होता है, तो वहां पहुंच गए हैं और राहु के साथ है।
तो इसलिए अभी अपनी उच्चता का उतना फल वो आपको नहीं दे पा रहे। हाँ, अष्टम घर के स्वामी हैं और अष्टम से आकर छठे घर में बैठे हैं, तो एक विपरीत राजयोग का निर्माण तो जरूर कर रहे हैं। इसका मतलब यही हुआ जो मैं भी कह रहा हूं कि तमाम बाधाओं समस्याओं से जूझने के बाद आप सफल होंगे। तो बाधाएं समस्याएं रहेंगी, लेकिन सफलता भी आपके साथ आएगी, लेकिन थोड़ी समस्या के साथ, एकदम क्लियर नहीं आएगी, क्योंकि छठे घर में विराजमान है आपके। शनि इस वक्त आपकी राशि के पंचम घर में चल रहे हैं, जो कि आपके संतान का घर होता है। तो मैं सच कहूं तो पिछले 2-2.5 सालों से आपके संतान पक्ष के लिए ये बड़ा अच्छा समय चल रहा था। मार्च के बाद वो मीन में आपके छठे घर में आ जाएंगे, तो संतान पक्ष के लिए तो थोड़ा सा परिवर्तन आएगा, थोड़ी सी मुश्किलें आ सकती हैं, लेकिन उनके वहां पहुंच देने से एक शत्रुहंता योग का निर्माण आपके लिए हो जाएगा। तो जो मैंने अभी आपसे कहा कि आप कुछ बाधाओं का, मुश्किलों का सामना करेंगे कुछ मामलों में, तो शनि के वहां पहुंचते स्थिति बहुत बढ़िया हो जाएगी कि शुक्र शनि परम मित्र भी हैं, और वहां पर शनि के पहुंचने पर एक शत्रुहंता योग का निर्माण हो जाएगा। और दूसरी तरफ जो राहु और केतु हैं, राहु है वो 18 मई को वहां से निकल जाएंगे और वो चले जाएंगे आपके संतान भाव में। तो राहु के निकल जाने से ये आपके लिए स्थिति और बेहतर हो जाएगी, लेकिन आपके संतान पक्ष के लिए थोड़ा सा उतार चढ़ाव भरा ये समय रहेगा। रही बात आपकी कमाई की और आपके इनकम की, तो इस वर्ष अभी आपकी आर्थिक स्थिति उतनी मजबूत नजर नहीं आ रही है, और जितने आप अपेक्षा करते हैं उतना आप कमा नहीं पा रहे हैं, उतनी आय आपको हो नहीं पा रही है। लेकिन जून के बाद जब मंगल सिंह राशि में आएंगे तो आपके लिए स्थितियां काफी बेहतर हो जाएंगी, काफी बेहतर हो जाएंगी। तो प्रयास करते रहिए। हाँ, लेकिन अभी जो कुछ महीने का समय है, अभी वो मिथुन में है, उसके बाद कर्क में आएंगे, तो वो समय आपके लिए बिल्कुल भी लाभप्रद नहीं है, और उस स्थिति में अभी आप कुछ नया करने की ना सोचें। अगर आप कोई व्यवसायी हैं, कोई व्यवसाय करना चाहते हैं, रोजगार, तो ये स्थितियां भी आपके अनुकूल नहीं है। ना तो मंगल आपके अनुकूल है, ना सप्तम भाव के, जो कि सप्तम भाव का स्वामी भी है इस वक्त, वो अनुकूल नहीं है, और आपके जो किए गए कार्य हैं वो उतने फलदायी सिद्ध नहीं होंगे जितने आप कामना करते हैं या जितना होने चाहिए। और दूसरी बात कि पंचम में बैठे जो शनि हैं वो तीसरी दृष्टि से इस सप्तम भाव को देख रहे हैं, तो वो उसकी नीच राशि है। तो यहां सप्तम भाव को, यानी आपके वैवाहिक जीवन को, आपके पार्टनरशिप को, आपके लाइफ पार्टनर को थोड़ी सी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। रोग के मामले की अगर मैं बात करूं तो आपके जीवन साथी को रक्त विकार, रक्तचाप, जोड़ों और नसों में दर्द की जो समस्याएं हैं वो आ सकती हैं, और भी थोड़े से उतार चढ़ाव उनके स्वास्थ्य में आ सकते। रही बृहस्पति की बात, अब बृहस्पति के बारे में ये कहा जाता है कि बृहस्पति की जो दृष्टि होती है वो गंगा जल के बराबर होती है, और वो जो गंगा जल है वो जहां भी जिस भी राशि पर दृष्टि डाल देते हैं उस भाव को अपनी शुद्ध दृष्टि से बिल्कुल पवित्र कर देते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से इस समय गुरु जो है आपके अष्टम भाव में बैठे हैं, जो कि अभी फिर से बड़ी बाधाओं का, कष्ट का और दिक्कतों का एक घर है। तो गुरु खुद स्वयं अच्छी स्थिति में नहीं है, लेकिन जैसे ही गुरु अपनी राशि परिवर्तन करेंगे और 14 मई को मिथुन में आएंगे, तो ये आपके भाग्य भाव में पहुंच जाएंगे। वहां से बैठ के आपके लग्न भाव को भी देखेंगे, तो आपके व्यक्तित्व को भी मजबूत करेंगे, आपके सोच विचार को मजबूत करेंगे, आपका अध्यात्म संबंधी जो रुचियां हैं वो ज्यादा बढ़ेंगी, ईश्वर की ओर रुझान ज्यादा बढ़ेगा, धार्मिक यात्राएं ज्यादा हो सकती हैं। तो अभी थोड़ा सा समय ठीक नहीं है, लेकिन जैसे ही वो आपके नवम भाव में आएंगे तो आपको काफी लाभप्रद हो जाएंगे, आपके लिए, आपके छोटे भाई बहनों के लिए भी, और कुछ अन्य मामलों में आपके भाग्य के लिए भी। आपकी राशि चूंकि तुला है और इसके स्वामी शुक्र हैं, तो इसके लिए हम लोग एक बीज मंत्र इस राशि के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, और वो बीज मंत्र है ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः। तो इस बीज मंत्र का जप निरंतर करते रहिए। शुक्रवार को तो निश्चित रूप से कीजिए, शनिवार को कीजिए, और मैं तो कहता हूं संभव हो तो प्रतिदिन एक माला कर लीजिए। बहुत छोटा सा मंत्र है, मैं पुनः स्क्रीन पर भी दिखा देता हूं और आपसे बोल भी देता हूं कि ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः। आपकी राशि के लिए सबसे अच्छा रत्न हीरा है, लेकिन फिर भी किसी राशि विशेषज्ञ से बात कर लें, अपनी जो मूल कुंडली है उसको भी दिखा लें। हम तो गोचर पर बात कर रहे हैं, उसके हिसाब से जो रत्न बनता है वो पहन सकते हैं। वैसे आपकी राशि के लिए हीरा सर्वोत्तम रत्न है, और नीले या आसमानी रंग के कपड़ों का कुछ आप दान कर सकें तो
मैं हर किसी से यही आग्रह करता हूं कि जो आपसे कम सामर्थ्यवान है, वंचित है, गरीब है, अनाथ है, बुजुर्ग हैं, त्यक्त पुरुष हैं, जिनको त्याग दिया गया, ऐसे वृद्ध लोग हैं, बुजुर्ग महिलाएं हैं, गौ सेवा संस्थान है, वृद्ध सेवा संस्थान है, उनमें जाके अपनी सामर्थ्य के अनुसार धन से और तन से अपनी सेवा जरूर कीजिए। ईश्वर उसको आपको लाभ निश्चित रूप से देंगे। तो आज के अंक में इतना ही। आपको अच्छा लगा हो तो ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।